चलो लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पीस एंड कॉपरेशन। राइटर सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्या सारे स्टेट जो साउथ एशिया के हैं वो क्या आपस में कॉपरेट करते हैं या फिर वो सिर्फ लड़ते रहते हैं आपस में। बड़े सारे कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी जो स्टेट्स हैं साउथ एशिया की, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं, वो ये इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कॉपरेशन और फ्रेंडली रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस है क्या। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, यूरोपियन नेशंस ने आपस में कॉपरेट करने के लिए बना रखा है एक इंस्टीट्यूशन ईयू नाम से। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने बना रखा है आपस में कॉपरेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन आसियान नाम से, यूरोपियन यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसी प्रकार से सार्क नेशंस ने आपस में कॉपरेट करने के लिए बना रखा है सार्क, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। सार्क, चाइना जो है वो सार्क का पार्ट नहीं है। इस चैप्टर के अंदर देखो, चाइना के हमने जिक्र नहीं करा ना, चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। ये रही लाइन देखो, चाइना इंपॉर्टेंट प्लेयर तो है साउथ एशियन रीजन में, पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है, लेकिन इसका पार्ट नहीं है साउथ एशिया में, ये नहीं आता चाइना, ठीक है। इवन म्यांमार भी नहीं आता, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आता है, और चाइना तो डेफिनेटली इन दोनों में ही नहीं आता है, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबर्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बॉर्डर तो मिलता है ना चाइना का इंडिया के साथ, LOAC तो मिलता है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है साउथ एशिया। साउथ एशिया का पार्ट नहीं है चाइना। चलो, तो जो सार्क है वो एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव है। आपको पता है ये सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है EU, इसमें से यूरोपियन नेशंस ही मेंबर बन सकते हैं, आसियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही मेंबर्स बन सकते हैं, और सार्क साउथ एशियन कंट्रीज ही मेंबर्स बन सकते हैं। ये एक रीजनल इनिशिएटिव है साउथ एशियन स्टेट्स के द्वारा, ताकि वो आपस में किस प्रकार से कॉपरेशन को इवॉल्व कर सकते हैं थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। मल्टीलेटरल मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो सुनो, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कंट्री। जब दो कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होता है तब हम उसको कहते हैं बायलेटरल। बायलेटरल, तीन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होता है तब हम उसको कहते हैं ट्राइलेटरल। और जब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होता है, दो से, मतलब आप ऐसे एक बार बताऊँ, दो से ज़्यादा भी कह सकते हो वैसे उसको, तब हम उसको कहते हैं मल्टीलेटरल। अब सार्क के अंदर एक कंट्री है, दो कंट्री है, फिर दो से ज़्यादा है, बताओ, दो से ज़्यादा है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये एक मल्टीलेटरल फोरम है, लेकिन है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, नाम देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन कंट्रीज ही मतलब इसकी मेंबर बन पाती है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1985। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर बड़े सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस चल रहे थे इस रीजन के नेशंस के बीच में, तो सार्क को इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। और आज भी जो रीजनल डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, सॉरी रीजनल नहीं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं, स्पेशली मैंने बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, उरी अटैक्स के बाद 2016 के बाद जो सार्क की है वो मीटिंग नहीं हुई। कशिश वाले फैक्ट को भी याद रखना कि सार्क की मीटिंग रेगुलरली नहीं होती है, 2016 से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है उरी हमलों के बाद, ठीक है। सार्क जो है, सार्क मेंबर जो हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्ता एग्रीमेंट, ठीक है, साफ्ता एग्रीमेंट, जिसकी वजह से पूरे के पूरे साउथ एशिया या साउथ एशियन रीजन हम लोग कहें तो वहाँ पर फ्री ट्रेड का एक जोन इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है कि व्यापार जो होगा बिना रुकावट के आराम से फ्री तरीके से होगा। ये एग्रीमेंट का पर्पस है। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो एक जो नया पहलू है, एक जो नया चैप्टर है पीस एंड कॉपरेशन की दिशा में, वो इवॉल्व हुआ साउथ एशिया में जब ये साफ्ता इन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये क्यों साइन हुआ, सार्क के बनने की वजह से। जो 1985 में 1985 में सार्क संस्था बनी, मेंबर कंट्रीज साथ में आए, सारे के सारे 7 देश, अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन करा था, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करा साफ्ता, ठीक है, कि इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में आपस में हर एक कंट्री जो है वो फ्री ट्रेड अलाउ करेगी अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। ये आइडिया था, ये स्पिरिट था साफ्ता एग्रीमेंट जब आया उसके पीछे। ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, 1985 में सार्क बना। ये एग्रीमेंट साइन होता है 2004 में, और लागू कब होता है, 2 साल बाद, न्यू ईयर वाले दिन, 1 जनवरी 2006 को। ऑल डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
क्योंकि हमारे रीजन का है, तो EU आसियान से ज़्यादा या किसी भी दुनिया की रीजन ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा ये चीज़ हमें ज़्यादा याद रखनी चाहिए। साफ्ता का एम क्या है? एक तो आपने देख लिया फ्री ट्रेड करना, ट्रेड के साथ साथ जो ट्रेड टेरिस होते हैं, यानी कि आप ऐसा मान लो इंपोर्ट करवाने को लेकर, एक्सपोर्ट करवाने को लेकर जो विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूटीज और टैक्सेस जो लगते हैं उसको कम करना, क्योंकि सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। बट हमारे कुछ जो नेबर्स हैं वो इस बात से डरते हैं कि जो साफ्ता है ना, वो एक रास्ता दे देगा इंडिया को कि इंडिया जो है अपने गुड्स ना डंप करेगा, इनकी मार्केट्स में इन्वेट करेगा, और उसके बाद जीडीपी उसकी जो बूम होगी, जो ग्रो होगी, इस रीजन में सबसे आगे वो निकलेगा बुली करता हुआ, और पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन की सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को अपने इंटरेस्ट में, अपने कमर्शियल हित में यूज़ करेगा और अपनी कमर्शियल प्रेजेंस बनाएगा इन सारी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज़ की, यानी कि नेबर्स ही कहते हैं हमसे, मतलब ये वाली कंप्लेंट उनके दिमाग में सस्पिशन रहता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी जीडीपी वहीं की वहीं रहेगी, पूरा का पूरा फ़ायदा जो लाभ उठाएगा वो इंडिया उठाएगा। इंडिया ये सोचता है कि जो रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ना, ये सबके लिए हैं साफ्ता एग्रीमेंट से, ना कि सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, पूरे के पूरे रीजन में ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, जिससे कंबाइंड ग्रोथ हो सकती है इस रीजन की। ट्रेड्स क्योंकि जब फ्री तरीके से होंगे तो ये जो हम रीजन्स हैं, इंडिया का ही सोचना है, हम सारे रीजन में जो ये सारी कंट्रीज, हम सारी जो कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं अच्छे से। और जब जहाँ पर बात ट्रेडिंग की होती है, जब सबको इकोनॉमिकली पैसों की टर्म्स में फ़ायदा मिलता है, तब वो टेबल पे बैठकर आराम से बात करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए। तो आपने दोनों का व्यू पॉइंट जान लिया कि नेबर्स क्या सोचते हैं छोटे छोटे, और इंडिया का इस चीज़ में क्या नज़रिया है। ठीक है, कुछ जो है इंडिया में वो ये सोचते हैं कि साफ्ता जो है, साफ्ता इज नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया ऑलरेडी हैज़ बायलैटरल एग्रीमेंट्स। मतलब साफ्ता की कोई औकात नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट बेकार है, बातूनी है, बकवास है, क्योंकि इंडिया जब बायलैटरल रिलेशंस अपने अच्छे दोस्तों के साथ मेंटेन कर ही रहा है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तो साफ्ता एग्रीमेंट में इंडिया कभी भी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के साथ, उसके जैसे बहुत सारे 2015 तक मुद्दे चल रहे थे, मैंने एनक्लेव्स वाली बात बताई थी, ऐसी कंट्रीज के साथ सिर्फ दिखावटी रिलेशंस इंडिया मेंटेन करेगा, जबकि असली जो हेल्प और इकोनॉमिक एड जो है वो भूटान, नेपाल और श्रीलंका को, इवन बांग्लादेश को देता रहेगा। पाकिस्तान की तो कभी मदद होगी नहीं। तो जब एक कंट्री से इंडिया के रिलेशन बुरे हैं तो ये काय को नौटंकी करनी सार्क और साफ्ता की। काफ़ी लोग ये सोचते हैं, ऐसा व्यू पॉइंट बड़े सारे नेबर्स का है, और उन कंट्रीज़ में काम करते हुए जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं उनको, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, उनका ये व्यू है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इनका वो जो वायलेंस है, जो आपस में कन्फ्लिक्ट है, वो चलता रहेगा सदाबहार तक। लेकिन फिर भी जो सार्क है वो एक प्लेटफॉर्म दे सकता है दोनों कंट्रीज़ को कि कैसे वो अपने टेंशन्स को और कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करके एक पीसफुल रीजन ये बिल्ड कर सकते हैं पूरे के पूरे साउथ एशिया का। जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उन्होंने बड़े सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए। इनको CBM कहते हैं हम लोग IR की लैंग्वेज में, ताकि रिस्क ऑफ वॉर रिड्यूस हो सके। मैं आपको एक छोटी सी झलक बता देता हूँ, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है हमारा एंड में, जिसमें एक ये टॉपिक डिस्कस करा जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM जिसको शॉर्ट में कहते हैं, IR में ये क्या होता है, आपको अगर ये डाउट है ना कि सामने वाली कंट्री हमारी दुश्मन है और उस कंट्री को भी लगता है कि आप दुश्मन हो, तो दोनों मिलकर ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लो। इसका मतलब क्या होता है, क्या कर लो, आप ना उन कंट्री के आर्मी वालों को या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलाउ करो कि वो अलग अलग जगह पर आके इंस्पेक्शन करें और ये पता लगा सके कि आपने कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन या फिर कुछ ऐसा कुछ तो नहीं रखा है, और अगर रख भी रखा है तो उनके सामने क्लियर आईना रखो, ताकि उनको पता रहे कि कल को अगर हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो हमें भी रेडी रहना है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जब आपको पता है कि शत्रु के घर में कितनी बंदूकें, हथियार और गोला बारूद रखा हुआ है, तो आप भी उतनी डेवलप करोगे। इससे होगा क्या, जो युद्ध का एक डर है वो कम नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ, क्योंकि सामने वाले को पता है। याद करो लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कशिश सबको पता ही है, अमित है ना, मयूर सबको ही पता है ये वाली बात कि जब USA को ये पता है कि USA सर भी रिटेलिएट कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों मिलकर से बातूनी लड़ाई करेंगे, सामने तो नहीं आएंगे हॉट वॉर करने, कोल्ड वॉर ही रहेगा वो। यही है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जो सोशल एक्टिविस्ट है और जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है, यानी कि कुछ फेमस लीडर्स और पॉलिटिशियंस दोनों का, मतलब इन सारे रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, उन्होंने हमेशा एक कोलैबोरेशन की बात करी है कि एक ना माहौल बनना चाहिए यहाँ पे दोस्ती यारी का, हम सब कंट्रीज़ के बीच में, इनके लीडर्स के बीच में, जिसकी वजह से
जनता भी बढ़ चढ़कर आगे आ सके और कंट्रीज को लोग यहाँ पर एक कॉमन रीजन की तरह देखें, ना कि हम पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम श्रीलंकन हैं। लीडर्स जो हैं अक्सर सार्की समिट में मिलते हुए आए हैं ताकि वो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और जो भी आउटस्टैंडिंग उनके बीच में प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व कर सके, उसके लिए पीसफुल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें। ठीक है, अब इसके लिए जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि सार्क ने कितनी सक्सेस पाई है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे आपको पता है कि बस रूट चलती है, ये दोनों कंट्रीज ने ओपन कर रखी है। उसके अलावा हमारे पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में ट्रेड बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, ट्रक्स वगैरह इधर से उधर जाते हैं। उसके बाद अभी तो चलो ठीक है, सिचुएशन मतलब बदल जाती है बीच बीच में, लेकिन वीज़ाज भी आराम से दो कंट्रीज जैसे आराम से दिया जाता है। बायलेटरली अगर आप देख लो तो नेपाल और भूटान के लिए तो कोई वीज़ा और पासपोर्ट का परमिट की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली नेपाल। पाकिस्तान को भी मतलब जो सिटीजन्स, नागरिक वगैरह आते हैं, जैसे अभी आपको एक पता होगा ना, करतार सिंह साहिब कॉरिडोर, अशप्रीत आपको पता होगा है ना, तो वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो यहाँ से आराम से मतलब वीज़ा वगैरह देना रिलीजियस ट्रैवल के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए या मेडिकल टूरिज्म के लिए आराम से वो चीज़ दी जा सके, इसलिए वीज़ाज परमिट जो है आराम से दिए जाते हैं। अब एक बात याद रखना, IR में ना इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी रीजन वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। UPSC को बहुत पसंद है NCERT से लाइन उठाना, ये लाइन आराम से आ सकती है और उस पर आ सकता है एग्जामिन या फिर एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज। कोई भी रीजन वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। याद है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन ऐड करी थी तुमसे, इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में तुम अपने नेबर्स तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन दोस्त चेंज कर सकते हो। कितने लोगों को लाइन याद है वो वाली मेरी, है ना, याद है ना? तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर, यानी कि साउथ एशिया में ऐसा नहीं है कि इन्हीं 8 कंट्रीज का चैप्टर क्लोज करके कि आपस में क्या रिलेशन चल रहे, क्या नहीं चल रहे, सिनालीज का कंसर्न क्या, तमिल का क्या, तमिलियंस का क्या, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर डिस्प्यूट का, वाटर डिस्प्यूट का। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ साउथ एशिया में सिर्फ बात इन्हीं कंट्रीज की होगी। आउटसाइड पावर्स का इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहर की कंट्रीज का इन्फ्लुएंस भी इस रीजन में दिखता है। जैसे मतलब पहले बात कंप्लीट कर देता हूँ, दिखता है चाहे जितना मर्जी ये रीजन अपने आप को इंसुलेट यानी कि अलूफ करने की कोशिश कर ले नॉन रीजनल पावर से। नॉन रीजनल मतलब जो इस रीजन के बाहर है। जैसे अभी आपने देखा कि चाइना तो पार्ट नहीं है इसका और USA तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन फिर भी साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर इन 2 कंट्रीज की अहम भूमिका है। सीनो इंडियन रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी ये दिखता है कि पाकिस्तान जो उछल कर इंडिया अपनी हरकतें नहीं रोकता और इंडिया में घुसपैठ करना, आतंकवाद को पनावा देना, आतंकवादियों को ट्रेन करना, ये सब हरकतें इसलिए कर पाता है क्योंकि आउटसाइड पावर चाइना का उसको सपोर्ट है। उसको वो जानता है कि चाइना हमें हमेशा सपोर्ट करेगा। और ये वाली बात सिद्ध भी हुई आगे चलकर, जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब ये चीज़ बनी जिसको हम लोग कहते हैं, मैंने बताया था, देखो अब ये नॉलेज काम आएगी यहाँ पर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। ठीक है, अब तुम समझ जाओ कि सब लोग चाइना के पाले में ना चले जाएं, इसलिए इंडिया को छोटे छोटे कंट्रीज के साथ उनकी फाइनेंशियल एड देकर रेदर देन लोन देकर उनकी मदद करनी पड़ती है ताकि कल को वो चाइना के हिस्से में ना चले जाए। श्रीलंका थोड़े टाइम के लिए 2015 में बहक गया था, इंडिया के साथ रिश्ते तोड़कर उसको लगा चाइना से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, 99 साल के लिए चाइना ने श्रीलंका का पोर्ट हथिया लिया। क्या नाम है उसका? हम्बनतोता पोर्ट। 99 साल के लिए हड़प लिया। ऐसे ही चाइना बड़ी सारी कंट्रीज को लोन का दिलासा देकर उन पे क्या कहते हैं, हड़प लेता है उनको, ये चीज़ है। ठीक है, तो जो डिमांड है यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब अच्छा एक चीज़ और कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और इस बात से इंडिया काफ़ी ज़्यादा खफा रहता है पाकिस्तान से और चाइना से भी। जो डिमांड्स आती हैं कि इस रीजन में डेवलपमेंट होनी चाहिए और ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे के सारे एशियन जो जाइंट्स हैं उनको साथ में आना चाहिए और रेदर देन कि वो फाइट करें या कुछ भी करें, उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, इकोनॉमिक टाइप्स को मजबूत करना चाहिए। ये जब से इंडिया ने अपनी LPG की पॉलिसी अनाउंस करी थी ना 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा इन तीनों का मतलब, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है हमारी इकोनॉमिक्स वाली NCERT के अंदर और नितिन सिंघानिया से भी कवर करेंगे। लेकिन तब से जब से इंडिया ने अपने दरवाजे खोले और 20 साल पहले जब चाइना ने खोले अपने दरवाजे, आपने आसियान वाले चैप्टर के अंदर ये देखा होगा ये वाली बात,
तो तब से याद है वो डेंग शियाओपिंग की ओपन डोर पॉलिसी है ना, उसके बाद बड़े सारे जो एशियन जाइंट्स हैं यानी कि जैसे चाइना, इंडिया, ये क्लोज आके आपस में कोऑपरेट करने लगे हैं, स्पेशली इकोनॉमिक मुद्दों के ऊपर। अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है साउथ एशियन रीजन में वो रैपिडली इंक्रीज हुई है आफ्टर कोल्ड वॉर। जैसे पाकिस्तान का हमदर्द अगर चाइना है, तो साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे और स्पेशली चाइना पे नज़र रखने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर तैनात कर रखा है इंडिया को। यूएसए के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस रहते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से भी, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट देना यूएसए ने अब बंद कर दिया है। ठीक है, जब से ये चीज़ यूएसए को पता लग गई कि पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, उसकी सरकार फिर भी हमसे आए हुए फंड और हमसे आए हुए इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को सिर्फ आतंकवाद को पनाह देने के लिए काम करता है, तो अब यूएसए उसका सपोर्ट वापस खींचने लगा है। यूएसए का एक जो ट्रस्टेबल पार्टनर इमर्ज होकर आया है साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर वो है इंडिया। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम से शुरू में तो यूएसए दोनों कंट्रीज को सपोर्ट करता था। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में जब भी खटास आती थी, कोई युद्ध होता था, तो उसमें बीच में मॉडरेटर का काम करता था कि रुको रुको भाई क्यों लड़ रहे हो। ठीक है, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं दोनों कंट्रीज के अंदर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तब से अमेरिका का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इस रीजन के अंदर। जो साउथ एशियन डायस्पोरा है बहुत लार्ज अमाउंट में यूएसए में देखने को मिलती है। अब ये डायस्पोरा वर्ड का क्या मतलब होता है, ये आपके पूरा जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है सिलेबस के अंदर। डायस्पोरा का मतलब ये होता है जब कोई किसी एक कंट्री का मूल निवासी दूसरी कंट्री में जाकर रहे, उसको हम लोग कहते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा से हमें फ़ायदा क्या होता है, जब वो लोग दूसरे देश में काम करते हैं ना, तो उनकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अगर भारत की करेंसी की वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमें उनसे सपोर्ट मिलता है अपनी जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, बूम करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेमिटेंसेस। हमें रेमिटेंसेस प्राप्त होती है। जैसे केरला की नर्सेज वगैरह जो ये गल्फ कंट्री में, अरब कंट्रीज में जो ये काम करती हैं, वहाँ से जब अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, उनके घर वाले हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो पैसा तो इसी इकॉनमी के अंदर खर्च करेंगे। या फिर अमेरिका के अंदर एक बहुत क्या कहते हैं जगह है, एक बहुत बेहतरीन, जहाँ पर इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, एनआरआईज वगैरह, और वो हिंदुस्तान में रहने वाली अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेजते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड चैप्टर को मैंने पूरा नहीं करवाया, मैं बात करवाऊंगा इसके बारे में। सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख इंडियन काम करते हैं। अश्प्रीत याद होगा ना ये वाला फैक्ट। इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेमिटेंस प्रोवाइड होती है, और अमेरिका को भी इंडिया मतलब इन सारे साउथ एशियन लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो अगर जो लेबरर्स की फॉर्म में जा रहे हैं तो वो कम दिहाड़ी पे काम करने के लिए मान जाते हैं, और इंडियंस का स्पेशली जो ब्रेन का जो नाम है कि उनका दिमाग इतना तेज़ चलता है, आप जानते ही हो। पेप्सी की सीईओ सुंदर पिचाई को, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले इंजीनियर्स को, इंडिया की बहुत अहम भूमिका है यूएसए की जीडीपी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया बट एंटायर, अगर हम लोग बात करें श्रीलंका के लोग, अफगानिस्तान के लोग, भूटान के लोग, नेपाल के लोग, मालदीव्स के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग और इंडिया के लोग, ये जो है ये यूएसए में हमें देखने को मिलते हैं लेबरर्स या इंजीनियर्स की फॉर्म में, या फिर उनकी इकोनॉमी में कुल मिलाकर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो ह्यूज साइज है इस रीजन का, साउथ एशिया का, और इनमें से बड़े सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अमेरिका वगैरह में। इसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका जो है वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि अमेरिका भी फिर हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखता है कि यहाँ से बड़ी सारी लेबर और बड़े सारे लोग जो हैं वो आते हैं, उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेनी हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ है इन्वॉल्वमेंट आउटसाइड पावर्स की, ये शेप करती है रीजनल सिक्योरिटी को और पीस को साउथ एशिया में। लास्ट चीज़ सॉरी, साउथ एशिया जो है वो क्या आगे चलकर कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन रहेगा या फिर एक अच्छा रीजनल ब्लॉक की तरह उभरेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये डिपेंड करता है कि जो साउथ एशिया में कॉमन कल्चरल फीचर्स है, सारी कंट्रीज़ को साथ में आना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म्स ओपन करने चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम्स कराना चाहिए। जैसे मैंने बताया था यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि हाउ कैन क्रिकेट प्रमोट अ बेटर रिलेशन एज अ बेटर प्लेटफॉर्म, कैन सर्व एज अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर इंप्रूविंग द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्ट पावर का पहलू है कि रेदर देन टेबल वगैरह पे बातचीत करना, आप ना लोगों को आने दो, आप लोगों को आने दो, उनको आपसी सहमति दिखाने दो, और जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के डिफरेंसेस कम होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने हर एक चीज़, हर एक एंगल मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।